सभी को गुड मॉर्निंग। जसबीर मेमोरियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी न्याय की। किसकी बात की थी? न्याय की। न्याय चैप्टर जो है वो पिछले वीडियो में हमारा क्या हो चुका था? कंप्लीट। न्याय के बाद में जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो होगा शक्ति, सत्ता और वैधता, या मैं कह सकता हूं पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। शक्ति, सत्ता और वैधता की बात करूं तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? शक्ति की। किसकी बात करेंगे? शक्ति की। जब हम शक्ति की बात करेंगे हमें पता होना चाहिए शक्ति क्या है, शक्ति का क्या महत्व है। न्याय चैप्टर पढ़ा रहे थे जब मैंने बताया था कि न्याय जो है वो राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण अवधारणा है, या मैं कहूं कि मूल अवधारणा है। जिस प्रकार से न्याय राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा रही है, ठीक उसी प्रकार से क्या शक्ति भी, ठीक उसी प्रकार से शक्ति भी राजनीति विज्ञान की क्या रही है? मूल अवधारणा। सबसे पहली बात याद रखना कि न्याय की तरह शक्ति भी राजनीति विज्ञान की क्या है? मूल अवधारणा, या मैं कहूं कि राजनीति विज्ञान में शक्ति का बहुत अधिक क्या है? महत्व है। कैसे महत्व कैसे है इस बात के बारे में देखें। जैसे मैं बताऊं, राजनीति जो है वो समाज का, राजनीति समाज का वह क्षेत्र है। पहली बात याद रखना कि राजनीति जो है वो किसका क्षेत्र है? समाज का। यानी कि राजनीति जो है वो समाज का ही क्या है? एक पार्ट है। राजनीति समाज का वह क्षेत्र है जहां पर किसके लिए? सभी लोगों के लिए। जहां पर सभी लोगों के लिए क्या नियम बनाए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, अधिकार एवं कर्तव्यों का आवंटन किया जाता है। ध्यान से देखो, मैंने कहा कि राजनीति समाज का वह क्षेत्र है जहां पर सभी लोगों के लिए नियम बनाए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं एवं अधिकार एवं कर्तव्यों का आवंटन किया जाता है। कहने का मतलब नियम बनाने के लिए, या मैं कहूं निर्णय लेने के लिए, या मैं कहूं अधिकार एवं कर्तव्यों का आवंटन करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? हमें शक्ति की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? शक्ति की। शक्ति के बिना ना तो हम नियम बना सकते, ना ही हम निर्णय ले सकते, और ना ही अधिकार और कर्तव्यों का आवंटन कर सकते हैं। इसका मतलब एक चीज हमें समझ में आ गई कि राजनीति विज्ञान में शक्ति का क्या है? महत्वपूर्ण स्थान है। मैं कहूं कि राजनीति विज्ञान में शक्ति मूल अवधारणा है। जैसे अगर इसको दूसरे शब्दों में कहूं, जैसे आप ये ना कहो कि राजनीति समाज का वह क्षेत्र, सीधी सीधी बात करो तो आप कह सकते हो नियम, निर्णय, अधिकार एवं कर्तव्यों के आवंटन के लिए शक्ति की क्या है? आवश्यकता। इन सभी चीजों के लिए, नियम के लिए कहूं, निर्णय के लिए कहूं, अधिकार के लिए कहूं या कर्तव्यों के लिए, इन सभी के लिए किसकी आवश्यकता है? शक्ति की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? शक्ति की आवश्यकता। विशेष याद रखना। इसका मतलब आपको यहां तक एक बात समझ में आई है कि शक्ति क्या है? महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अगर मैं प्राचीन समय और वर्तमान समय में या आधुनिक युग में और परंपरागत युग की बात करूं तो थोड़ा सा अंतर है। प्राचीन समय में कौन सी शक्ति को महत्वपूर्ण माना जाता था? याद रखना, प्राचीन समय में सैनिक शक्ति को, सैनिक शक्ति को महत्वपूर्ण माना जाता था। अगर मैं वर्तमान समय की बात करूं तो वर्तमान समय में कौन सी शक्ति को
राजनीतिक शक्ति को महत्वपूर्ण माना जाता है। ध्यान से सुनो, मैंने कहा शक्ति जो है वो राजनीति विज्ञान की क्या रही है, मूल अवधारणा रही है। क्या रही है? मूल अवधारणा। फिर हमने बताया कि राजनीति समाज का वह क्षेत्र है जहां पर सभी लोगों के लिए नियम बनाए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, अधिकार एवं कर्तव्यों का क्या किया जाता है, आवंटन किया जाता है। इसका मतलब शक्ति क्या है? महत्वपूर्ण अवधारणा। प्राचीन समय में शक्ति का कौन सा रूप महत्वपूर्ण था? सैनिक शक्ति। और वर्तमान समय में शक्ति का कौन सा रूप था? राजनीतिक शक्ति। अगर इसके आगे हम चले, इसके आगे हम बढ़ें तो हम देखेंगे कि भारतीय राजनीतिक चिंतन में वो कौन कौन से भारतीय राजनीतिक चिंतक थे जिन्होंने शक्ति के पक्षों की व्याख्या की। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे यूरोपीय चिंतन की, कई विद्वानों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? भारतीय राजनीतिक चिंतन की। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय राजनीतिक चिंतक। अगर मैं भारतीय राजनीतिक चिंतकों की बात करूं तो जरा ध्यान से देखो, भारतीय राजनीतिक चिंतकों में हम किस किस की चर्चा करेंगे? नंबर 1 मनु, कौटिल्य और शुक्र। जिस प्रकार से हमने भारतीय राजनीतिक चिंतक में न्याय पढ़ी थी, उसी प्रकार से हम शक्ति की बात करेंगे। न्याय में भी आपने मनु, कौटिल्य और शुक्र का अध्ययन किया था। मनु, कौटिल्य और शुक्र ने शक्ति के विविध पक्षों की क्या की? व्याख्या की। शक्ति के विविध पक्षों की व्याख्या की। नंबर 1 बात, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि वो कौन कौन से भारतीय राजनीतिक चिंतक हैं जिन्होंने शक्ति के विविध पक्षों की व्याख्या की या शक्ति की अवधारणा दी, तो कौन कौन से हैं? मनु, कौटिल्य और शुक्र। इसके बाद में थोड़ा सा हम आगे चलूं तो हम बात करेंगे किसकी? यूरोपीय राजनीतिक चिंतन की। किसकी बात करेंगे? यूरोपीय राजनीतिक चिंतन। अगर यूरोपीय राजनीतिक चिंतन की बात करूं तो यूरोपीय राजनीतिक चिंतन में शक्ति की अवधारणा के लिए सबसे पहले जिस विचारक का नाम आता है वो कौन है? मैकियावेली। कौन है? मैकियावेली। मैकियावेली की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है और पुस्तक का नाम क्या है? द प्रिंस। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। हालांकि इस पुस्तक का जिक्र आपकी किताब में नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है क्या कि मैकियावेली की पुस्तक कौन सी है? द प्रिंस। ध्यान सुनो, मैकियावेली जो है इसे यूरोपीय राजनीतिक चिंतन में प्रथम शक्तिवादी विचारक माना जाता है। इस बात को विशेष तो याद रखना, यूरोपीय राजनीतिक चिंतन में किसको? मैकियावेली को प्रथम शक्तिवादी विचारक। इस बात को विशेष अंडरलाइन कर लेना। तो भारतीय राजनीतिक चिंतकों की बात के बाद में हमने बात की यूरोपीय राजनीतिक चिंतकों की। यूरोपीय राजनीतिक चिंतक में सबसे पहले हमने बात किसकी की? मैकियावेली की। मैकियावेली की पुस्तक का नाम क्या है? द प्रिंस है। और यूरोपीय राजनीतिक चिंतन में मैकियावेली को प्रथम शक्तिवादी विचारक माना जाता है। अब देखो, यूरोपीय चिंतन के बाद में अगर मैं बात करूं तो एक ब्रिटिश या मैं कहूं कि इंग्लैंड का एक राजनीतिक विचारक था। इंग्लैंड का एक राजनीतिक विचारक, नाम क्या था? थॉमस हॉब्स। क्या नाम था? थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स ने कब? 1651 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी और पुस्तक का नाम क्या था?
लेवियाथन। थॉमस हॉब्स कहाँ के विचारक थे? इंग्लैंड के। थॉमस हॉब्स ने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम क्या था? लेवियाथन। थॉमस हॉब्स ने लेवियाथन पुस्तक की रचना कब की? 1651 ईस्वी में। थॉमस हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में क्या की? राज्य और राजनीति के क्षेत्र में, राज्य और राजनीति के क्षेत्र में शक्ति के विविध पक्षों की, शक्ति के विविध पक्षों की क्या की? व्याख्या की। याद रखना, भारतीय राजनीतिक चिंतक हो गए, उसके बाद में हमने बात की यूरोपीय राजनीतिक चिंतन की, और उसके बाद में की हमने इंग्लैंड के थॉमस हॉब्स की। इसके अलावा भी हमारे राजनीति विज्ञान के प्रणेता, राजनीति विज्ञान के प्रणेता, इसको भी विशेषता याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कौन है? चार्ल्स मेरियम। कौन है? चार्ल्स मेरियम। राजनीति विज्ञान के प्रणेता चार्ल्स मेरियम ने भी शक्ति के विविध पक्षों की क्या की? व्याख्या की। जरा ध्यान से देखना, मैं फिर से आपके एक बार रिवाइज कर रहा हूं। मैंने कहा शक्ति जो है वो राजनीति विज्ञान की क्या है? महत्वपूर्ण अवधारणा है, मैं कह सकता हूं कि मूल अवधारणा है, क्योंकि राजनीति समाज का वह क्षेत्र है जहां पर सभी व्यक्तियों के लिए नियम बनाए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, या मैं कहूं अधिकार एवं कर्तव्यों के आवंटन के लिए किसकी आवश्यकता है? शक्ति की। अगली बात, फिर मैंने कहा कि भारतीय राजनीतिक चिंतन में वो कौन कौन से विचारक थे जिन्होंने शक्ति के विविध पक्षों की क्या की? व्याख्या। मनु, कौटिल्य और शुक्र। इससे पहले हमने बात की थी कि प्राचीन समय में शक्ति के कौन सा रूप महत्वपूर्ण था? सैनिक शक्ति। और वर्तमान समय में कौन सा रूप महत्वपूर्ण है? राजनीतिक शक्ति। फिर मैं बात करूं यूरोपीय राजनीतिक चिंतन की, तो यूरोपीय राजनीतिक चिंतन में एक प्रमुख विद्वान हुए कौन? मैकियावली। मैकियावली की पुस्तक का नाम क्या था? द प्रिंस। और मैकियावली को प्रथम शक्तिवादी विचारक माना जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि प्रथम शक्तिवादी विचारक कौन है, तो आप क्या कहोगे? मैकियावली। उसके बाद में हमने इंग्लैंड के थॉमस हॉब्स की बात की। किसकी बात करी? थॉमस हॉब्स की। थॉमस, मैं पूछूं कि थॉमस हॉब्स की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? आपका आंसर क्या होगा? लेवियाथन। लेवियाथन की रचना थॉमस हॉब्स ने कब की? आंसर क्या होगा? 1651। थॉमस हॉब्स कहाँ के विचारक थे? इंग्लैंड के थे। उन्होंने किस क्षेत्र में? राज्य और राजनीति के क्षेत्र में शक्ति के विविध पक्षों की क्या की? व्याख्या की। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। इससे आगे अगर हम शक्ति का जिक्र करें तो देखिए, ये बात विशेष तो याद रखना आप, राजनीति विज्ञान के प्रणेता कौन है? चार्ल्स मेरियम। इन्होंने भी शक्ति के पक्षों की क्या की? व्याख्या की। चार्ल्स मेरियम ने भी शक्ति के पक्षों की व्याख्या की। इसके बाद में अगर हम जिक्र करें तो इन विचारकों के अलावा भी और भी बहुत से विचारक हैं जिन्होंने शक्ति के पक्षों की क्या की? व्याख्या की है। अगर उनका हम जिक्र करना चाहें तो देखिए, इनके अलावा मैं बात करूं तो विशेष तो याद रखना आपको कैटलिन, लासवेल, मॉर्गेनथाउ, और एक और विचारक की बात करूं तो कौन? केपलर। याद रखना, कैटलिन, लासवेल, मॉर्गेनथाउ और कौन? केपलर। ये भी प्रमुख शक्तिवादी विचारक हैं। ये भी प्रमुख क्या है? शक्तिवादी विचारक। लेकिन इनमें से कैटलिन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? क्योंकि जो कैटलिन है, कौन? कैटलिन। कैटलिन जो है वो राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान मानता है।
कैटलिन राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान मानता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान मानने वाला प्रमुख विचारक कौन है, तो आंसर क्या होना चाहिए? कैटलिन। क्या होना चाहिए? कैटलिन। अगर कैटलिन के बाद की मैं बात करूं, लासवेल। किसकी बात करूं? लासवेल। लासवेल जो है, इसकी पुस्तक थी हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ। हिंदी में कहूं तो याद रखना, कौन कब क्या कैसे प्राप्त करता है। कौन कब क्या कैसे प्राप्त करता है। याद रखना, सबसे पहले हमने नाम लिया कैटलिन का, और कैटलिन के बाद में हमने बात की किसकी? लासवेल की। कैटलिन से जो क्वेश्चन बनता है वो क्या, कि राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान मानने वाला विचारक कौन है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? कैटलिन। लासवेल की बात करूं तो लासवेल की जो पुस्तक है वो क्या है? हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ। कौन कब क्या कैसे प्राप्त करता है। अब जरा ध्यान से देखो, कैटलिन जो है ये शक्ति के बारे में क्या कहता है, ध्यान से सुनो। कैटलिन कहता है, कैटलिन कहता है राजनीति प्रतियोगिता का ऐसा क्षेत्र है जहां शक्ति प्राप्ति के लिए सभी व्यक्तियों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता है। निरंतर संघर्ष चलता रहता है। ध्यान से देखना, छोटी सी कोटेशन है। राजनीति जो है वो प्रतियोगिता करने की, कंपटीशन का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर किसकी प्राप्ति के लिए? शक्ति प्राप्ति के लिए। किसकी प्राप्ति के लिए? जहां पर शक्ति प्राप्ति के लिए सभी व्यक्तियों के बीच निरंतर क्या चलता रहता है? संघर्ष। यानी कि लोग आपस में प्रतियोगिता करते हैं, कंपटीशन करते हैं, वो किस लिए करते हैं? केवल शक्ति प्राप्ति के लिए। लोग संघर्ष करते हैं, वो किस लिए? केवल शक्ति प्राप्ति के लिए। इसका मतलब क्या शक्ति जो है वो राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण अवधारणा है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि शक्ति प्राप्ति के लिए ही लोगों के बीच निरंतर क्या चलता रहता है? संघर्ष चलता रहता है। ये किसका मानना है? ये कैटलिन का मानना है। किसका मानना है? कैटलिन का। इसलिए कैटलिन जो है वो राजनीति विज्ञान को क्या मानते हैं? शक्ति का विज्ञान मानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कौन मानते हैं? कैटलिन। क्यों? क्योंकि कैटलिन का मानना है कि राजनीति जो है वो प्रतियोगिता का ऐसा क्षेत्र है जहां पर सभी व्यक्तियों के द्वारा शक्ति प्राप्ति के लिए सभी व्यक्तियों के अंदर या बीच में निरंतर क्या चलता रहता है? संघर्ष। उसके बाद में उन्हें बात की थी लासवेल की। अब अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि लासवेल की जो पुस्तक का नाम मैंने अभी अभी आपके सामने लिखा था, अभी अभी मैंने लासवेल की पुस्तक का नाम लिखा, क्या नाम था? जरा बताइए फिर से आप। लासवेल की जो पुस्तक थी उसका नाम क्या था? फिर से लिख रहा हूं, देखो। हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ। हिंदी में कहूं, सरल सा नाम है,
कौन कब क्या कैसे प्राप्त करता है। कौन कब क्या कैसे प्राप्त करता है। ध्यान से देखें, कैटलिन के बाद हमने किसका नाम लिया? लॉसवेल का। किसका नाम लिया? लॉसवेल। लॉसवेल की जो पुस्तक थी वो क्या थी? हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ। कौन क्या कब कैसे प्राप्त करता है। लॉसवेल ने अपनी पुस्तक कौन कब क्या कैसे प्राप्त करता में कहता है कि राजनीति और शक्ति जो हैं वो अपरिहार्य रूप से जुड़े हुए हैं। ये हुई हमारी शक्ति का सामान्य परिचय। ध्यान से देखो, सबसे पहले मैंने बताया था क्या आपको शक्ति के बारे में कि शक्ति राजनीति विज्ञान की क्या है? मूल अवधारणा है। क्या है? मूल अवधारणा। क्यों? क्योंकि राजनीति समाज का ऐसा क्षेत्र है या वह क्षेत्र है जहां सभी लोगों के लिए नियम बनाए जाते हैं, सभी लोगों के लिए निर्णय लिए जाते हैं। मैं कहूं कि सभी लोगों के लिए अधिकार एवं कर्तव्यों का क्या किया जाता है? आवंटन। कहने का मतलब नियम, निर्णय, अधिकार एवं कर्तव्यों के लिए किसकी आवश्यकता है? इन सभी के लिए किसकी आवश्यकता है? शक्ति की। क्योंकि बिना शक्ति ना ही तो नियम बनाए जा सकते हैं, ना ही निर्णय लिए जा सकते हैं, ना ही अधिकार एवं कर्तव्यों का आवंटन किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन, मैं कहूं कि प्राचीन समय में कौन सी शक्ति महत्वपूर्ण मानी जाती थी, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि प्राचीन समय में कौन सी शक्ति? सैनिक शक्ति महत्वपूर्ण मानी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक समय में कौन सी शक्ति महत्वपूर्ण मानी जाती है? आपका आंसर होना चाहिए आधुनिक समय में कौन सी शक्ति? राजनीतिक शक्ति। क्वेश्चन नंबर 4, मैं पूछूं कि वो कौन कौन से विचारक, भारतीय राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने शक्ति के विविध पक्षों की व्याख्या की। आपका आंसर क्या होना चाहिए? मनु, कौटिल्य, शुक्र। अगर अगला छोटा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन नंबर 5, कि यूरोपीय चिंतन में प्रथम शक्तिवादी विचारक किसे माना जाता है? आपका आंसर क्या होना चाहिए? मैकियावली। क्या होना चाहिए? मैकियावली। अगर अगला क्वेश्चन पूछूं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूं कि इंग्लैंड के किस विचारक की रचना है का नाम लेवियाथन है? आप क्या कहोगे? थॉमस हॉब्स। क्या कहोगे आप? थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स ने पुस्तक लिखी थी, वो कब लिखी थी? 1651 में लिखी थी। कब लिखी थी? 1651 में। 1651 में थॉमस हॉब्स ने लेवियाथन पुस्तक लिखी थी। उसमें उसने राज्य और राजनीति के क्षेत्र में शक्ति के विविध पक्षों की क्या की? व्याख्या की। उसके बाद में मैंने कहा कि हमारे राजनीति विज्ञान के प्रणेता कौन है। अगर आपसे पूछूं कि राजनीति विज्ञान के प्रणेता कौन है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? चार्ल्स मेरियम। चार्ल्स मेरियम कौन थे? राजनीति विज्ञान के प्रणेता। कौन थे? राजनीति विज्ञान के प्रणेता। इन्होंने भी शक्ति के विविध पक्षों की क्या की? व्याख्या की। इन सभी विचारकों के बाद में हमने कुछ विचारकों की और बात की, जिसमें कौन थे? कैटलिन, लॉसवेल, मार्गेंथाउ और कौन? कैपलोन। यानी कि कैटलिन, लॉसवेल, मार्गेंथाउ और कैपलोन ने भी शक्ति के पक्षों की क्या की? व्याख्या। मैं कहूं कि शक्ति की अवधारणा का समर्थन किया। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करें किसकी? कैटलिन की। कैटलिन जो है वो राजनीति विज्ञान को किसका विज्ञान मानते हैं? शक्ति का विज्ञान मानते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान किसने माना? आंसर होना चाहिए क्या? कैटलिन। कैटलिन ने इसी शक्ति का विज्ञान क्यों माना, इसके लिए उन्होंने एक कोटेशन दी। क्या लिखा? कि राजनीति जो है वो प्रतियोगिता का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर शक्ति प्राप्ति के लिए विभिन्न व्यक्तियों के बीच में निरंतर क्या चलता रहता है? संघर्ष चलता रहता है। यानी कि लोग आपस में संघर्ष करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? सिर्फ और सिर्फ किसकी प्राप्ति के लिए? शक्ति प्राप्ति के लिए। किसकी प्राप्ति के लिए? शक्ति प्राप्ति के लिए। उसके बाद में हमने बात की थी किसकी? लॉसवेल की। लॉसवेल ने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम क्या था?
हु, गेट्स, व्हाट, व्हेन, हाउ, कौन, कब, क्या, कैसे प्राप्त करता है। लासवेल ने अपनी पुस्तक कौन, क्या, कब, कैसे प्राप्त करता में कहता है कि राजनीति और शक्ति जो हैं वो दोनों अपरिहार्य रूप से क्या हैं, जुड़ी हुई हैं। दोनों का क्या है, निकट संबंध है। किस किस में, राजनीति और शक्ति में। उसके बाद में बात करूं मार्गेनथाउ की और कैपलोन की, तो मार्गेनथाउ भी जो है वो राजनीति विज्ञान को क्या मानता है, शक्ति का विज्ञान। मार्गेनथाउ का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है जो आपकी किताब में तो नहीं है लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं। कौन, मार्गेनथाउ। मार्गेनथाउ कहता है कि संघर्ष चाहे घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय, संघर्ष चाहे घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय, शक्ति के लिए क्या है, संघर्ष है। शक्ति के लिए क्या है, संघर्ष है। ध्यान से देखिए इस कोटेशन को, कंपटीशन एग्जाम में कोटेशन बहुत बार पूछी गई है कि संघर्ष चाहे घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि संघर्ष चाहे घर में हो या बाहर, दो देशों के बीच में हो। संघर्ष घर में भी किसी के बीच में होता है तो हमेशा ध्यान रखना कि वो संघर्ष किसके लिए हो रहा है, शक्ति की प्राप्ति के लिए। अगर संघर्ष दो राष्ट्रों के बीच में हो रहा है, निश्चित रूप से याद रखना वो संघर्ष भी किसके लिए हो रहा है, शक्ति के लिए। इसका मतलब क्या मार्गेनथाउ भी शक्ति को महत्वपूर्ण मानता कि नहीं मानता, बिल्कुल मानता है। मार्गेनथाउ कहता है संघर्ष चाहे घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय, किसके लिए संघर्ष है, शक्ति के लिए संघर्ष। इसके बाद में बात करूं कैपलोन, कैटलिन लासवेल और मार्गेनथाउ की तरह कैपलोन जो है वो भी शक्ति की महत्वपूर्ण व्याख्या देते हैं। यानी कि कैपलोन का मानना है कि राजनीति विज्ञान जो है वो शक्ति से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है। कैपलोन का भी यही मानना है कि राजनीति विज्ञान और शक्ति का दोनों का बहुत ही निकट और क्या है, गहरा संबंध है। ये हमारी बात हुई शक्ति की प्रमुख व्याख्याओं की। अब अगले पीरियड में या अगले वीडियो में हम बात करेंगे शक्ति की प्रमुख परिभाषा, क्योंकि विभिन्न विचारकों के द्वारा शक्ति की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं जिनकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।